हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम GS2 के 3 आंसर्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चों ने इन लेक्चर्स को अप्रिशिएट किया है और इसका हिस्सा बने हैं, और मैं बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे मेंस को क्लियर करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का सॉल्व करवाऊंगा। और बेसिकली इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपना स्टैंडर्ड 3 रूल फॉर्मूला फॉलो करेंगे फॉर द आंसर राइटिंग, जहाँ पर हमारा पहला रूल होता है कि हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, क्या डिमांड है क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें कंटेंट देना है उस डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से। और तीसरे रूल पे हम बात करते हैं कि कुछ फॉर्डर मटेरियल ऐड करना है ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो जर्नल से अब स्पेसिफिक आंसर बन जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन था जो हमने शेयर किया था इन दी मॉर्निंग, वो था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपसे पूछा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहां पर कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम देश में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखें तो हमें कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, कहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, कहीं पर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हर गवर्नमेंट की अपने कुछ फीचर्स होते हैं, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वी डू नॉट सी दी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है एंड जो लेजिस्लेचर है, दे आर interdependent on each other। मतलब कि the parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policy and act। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा कि अगर आप हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखो तो यहाँ पर जो MP हैं, जनरली जो हमारे गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स भी होते हैं, दे आर MPs, और वो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर भी होते हैं। और अपनी किसी भी पॉलिसी के लिए, अपने किसी भी एक्ट के लिए दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल पास करना है, इवन बजट पास करवाना है, तो वो बजट जो कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव को एक्सपेंड करना है, तो वो पास कौन करेगा? वो लेजिस्लेचर पास करेगी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो उस तरीके की यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है ऑन द लेजिस्लेचर और अपने हर एक एक्शन के लिए, अपने हर एक पॉलिसीज के लिए अकाउंटेबल है। देखिए, यहाँ पर जनरली हम कहते हैं कि 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी है, बट इट इज बेटर टू राइट 1 लाइन फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद बताओगे कि इसके डिफरेंट नेम कौन से हैं, जैसे वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर देते हो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप इसके कुछ फीचर्स भी बताओ, बिकॉज सम फीचर्स आर यूनिक टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको सारे फीचर्स नहीं लिखने 7-8, आपको 3-4 जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको बताने हैं। जैसे जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलेगा इंडिया में, वही गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेजर एक फीचर है कि आपको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ेगी टू रूल एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वो लिखा, जो मिनिस्टर हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि हर मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं है। अगर मान लो हम बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट अपने हर एक पॉलिसी एक्शन के लिए कलेक्टिवली, मतलब एज अ यूनिट रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। अगर एक भी मिनिस्टर के खिलाफ या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सभी मिनिस्टर्स को फिर रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आंसर को बताओगे। और यहां पर अगेन आप बता सकते हो कि इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि यहां पर आपसे शॉर्ट नोट करने को पूछा है। तो शॉर्ट नोट में बेसिकली क्या होता है कि व्हाट इज दिस, है ना, समथिंग अबाउट दिस एंड द बेनिफिट और द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। तो यहां पर आपने तीनों ही एंगल यहां पे कवर कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्कस द वेरियस इश्यूज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया। तो आपसे पूछा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन में कौन से इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। दोस्तों, अगेन यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है, 120 शब्द आपके पास हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करो कि इसका एक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो, कब पास हुआ है और इसके पास होने से क्या हमें देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की, तो एक पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो यहां से फ्लो होता है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी,
आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप खुल के खुद को कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वोट डालने का अधिकार है, तो वोट डालने का अधिकार आपका एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप अपनी चॉइस को एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हो। लेकिन अगर आपको किसी कैंडिडेट का बैकग्राउंड ही नहीं पता है, तो आप कैसे उसको खुल के वोट दे दोगे, कैसे अपनी चॉइस डिसाइड कर पाओगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो बैकग्राउंड आर्टिकल 19, इसलिए इसको एक पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन माना जाता है। और जो डार्कनेस ऑफ सीक्रेसी थी, कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो छुपाई जाती थी या फिर कम दी जाती थी या फिर दी ही नहीं जाती थी, उसको इसने खत्म किया। लेकिन इसके बाद हमें कुछ इस एक्ट में इश्यूज देखने को मिलते हैं जो इस एक्ट के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो अवेयरनेस लेवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग द आरटीआई, कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास एक अधिकार है कि वो किसी डिपार्टमेंट से उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट फेज्ड इन फाइलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, लोगों को पता है कि हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स उन्हें देखने को मिलते हैं। कई बार यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होता है, कई बार बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे होते हैं, तो वहां पर भी हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। देन पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कई बार आप इंफॉर्मेशन कुछ मांगने जा रहे होते हो और इंफॉर्मेशन कुछ और मिलती है और गिवन टाइम फ्रेम के अंदर भी नहीं मिलती है, तो वो एक इशू है। देन पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइन, हमें रिकॉर्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ही पुअर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि पिछले 10 साल का हिमाचल प्रदेश का मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू देखना चाहता हूं कितना हुआ है, लेकिन जब आप उससे डाटा मांगने जाते हो, वो कहता है कि यार हमने डाटा मैनेज ही नहीं किया, हमने डाटा बनाया ही नहीं, और वहां पर उस पर्टिकुलर बहाने को मार के वो आपको डाटा देने से मना कर देता है। तो ये पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। देन पुअर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म, हमें पता है कि यार हाँ ये इशू है, हमें पता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम उनको दूर नहीं कर रहे हैं, उनको रिव्यू करके ठीक नहीं कर रहे हैं, तो विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट। एंड सबसे बड़ी बात कि अब हम देखो अपने हर एक चीज में टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, लेकिन आरटीआई फाइलिंग में अभी भी टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो लिमिटेड है। और अगर हम टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज करें कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी से एसोसिएट कर दें कि आप पूरा डाटा कंप्यूटर्स में फाइल के तरीके से अच्छे से मैनेज करो, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम हमारा एक स्मूथ हो सकता है। बट वो अभी भी एक अपहिल टास्क है जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा बता दोगे और आप बताओगे कि देखो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स की ओपनिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल ऑफ इंडिया। और अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं देगी तो लोग अपने एक्शंस को अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वुमेन माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लासेस। और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आता है ना, वो हमेशा बहुत एक ग्रास रूट टाइप का क्वेश्चन होता है, जिनको आप अच्छे से जानते हो प्रॉब्लम्स को। लेकिन यहाँ पर अगेन जब आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है थोड़ा सा, और आपको जो पॉइंट्स उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, प्लस अपनी जो लैंग्वेज है या जो आपका इनहेरेंट व्यू है उसको थोड़ा सा संभाल के पेश करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द लाइव्स ऑफ वुमेन, ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन ऑन सोशल मीडिया। अब यहाँ पर देखो, आप में से हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आंसर लिखो जहां पर आप वुमेन्स की पॉजिटिविटी के साथ मदद कर पाओ। ठीक है, अगेन आपका पर्सनल व्यू थोड़ा साइड रहना चाहिए, और जो सोसाइटल व्यू है, जो वैलिड एक्सेप्टेड व्यू है, वो आपको प्रेजेंट करना चाहिए। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट रखता है अपॉन दी लाइफ ऑफ द पीपल। आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी सोशल मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। किसी की पढ़ाई में मदद करी होगी, किसी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद किया होगा। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि वुमेन की लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो हाउएवर इट कैन बी डबल एज स्वॉर्ड, बिल्कुल सही बात है कि डबल इम्पैक्ट भी है, लेकिन वुमेन की लाइफ पर अभी तक हमें सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। बट अभी वो ट्राई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, बैटल लड़ रही हैं इसके एक्सेस के लिए। देखिए सिग्निफिकेंस क्या होगा सोशल मीडिया के लिए, वुमेन के लिए। सबसे पहला कि जो वुमेन्स को इंफॉर्मेशन बहुत जगह डिनाई की जाती है वो अब बंद हो जाएगी, और वुमेन की जो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है वो बढ़ जाएगी। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो डेमोक्रेटाइज्ड हो जाएगी। अभी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो कुछ पब्लिक फ्यू का ही एक क्या कहते हैं, एक तरह से प्रिविलेज है। हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है टाइमली। तो वुमेन को सबसे पहला फायदा क्या होगा कि उसको नॉलेज मिलेगी, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इससे वो क्या बनेंगी, खुद क्रिएटर बनेंगी इन्फॉर्मेशन का और डिसेमिनेटर बनेंगी। इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगी, उस पर रिएक्ट करेंगी, तो उनके पास एक चैनल बन जाएगा। देन कनेक्टिविटी, वुमेन्स की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। एंड सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो वुमेन्स को सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि एक्सेस टू क्रेडिट नहीं मिल पाता है,
और उसके पीछे भी इशू क्या है कि वो बैंक तक जा ही नहीं पाती हैं और अपने जो रिसोर्सेज के सोर्सेज हैं उनको चैनलाइज नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि उनको बता सके कि देखो कहाँ पर आपको रिसोर्स मिल सकते हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। सिमिलरली इट प्रोवाइड वुमेन्स ऑन बिजनेस के लिए एक नया स्कोप प्रोवाइड करता है कि आपको नई मार्केट मिल जाएगी और वुमेन को अपना बिजनेस ऑनलाइन कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर कोई वुमेन किसी वजह से कहीं और नहीं जा पा रही है तो वो घर बैठे वुमेन अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। तो ये सारे फायदे हैं। अगेन आपने डिफरेंट डायमेंशन कवर करनी है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो सोशल मीडिया के थ्रू पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि वुमेन प्रोसेशंस करने में डरती हैं, ठीक है, मीटिंग्स करने में डरती हैं, तो सोशल मीडिया उनको एक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है इन कनेक्टिंग विद द पीपल। देन राइजनिंग वुमेन कंसर्न्स कि अगर मान लो बहुत सारे इश्यूज हमें समाज में ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको अगर हम रेज करना चाहें तो हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो सोशल मीडिया कैन बी ए बेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगेन वुमेन का जो प्रॉब्लम है उनका रिड्रेसल के लिए हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर अगेन आपने एग्जांपल पक्का देने हैं कि जैसे मी टू मूवमेंट थी, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहला तो डिजिटल एक्सेस के लिए हमें पुअर एक एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलती है कि गाँव में भी, इवन शहरों में भी महिलाओं पे मोबाइल बाद में पहुंचता है, पहले आदमी पहले मोबाइल पे एक्सेस रखते हैं, ठीक है। देन लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द क्राउड है या फिर मूवमेंट मैन पावर है वो कहाँ पर है, गांव में। और गांव में जो लैंग्वेज है वो जनरली आपकी मदर टंग होती है और जो सोशल मीडिया है वो जनरली इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। देन साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वुमेन्स आती तो हैं ऑनलाइन लेकिन उनके साथ बहुत नेगेटिव ट्रीटमेंट होता है, ऑनलाइन हैरेसमेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी हमें ठीक करना पड़ेगा। देन कल्चरल बैरियर, तो यहाँ पर आपने पक्का बताना है कि जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं वो कई बार अफेक्ट करते हैं सोशल मीडिया कनेक्टिविटी को विद दी वुमेन। जैसे उत्तर प्रदेश के मदौरा विलेज में वुमेन को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से बैन कर दिया गया था और ये बोला गया कि इट इज़ इनडिसेंट फॉर दी वुमेन टू यूज़ दी मोबाइल फ़ोन, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो अगेन आप लोगों ने यहाँ पर अपने आंसर्स में डिफरेंट व्यू पॉइंट देने और उनको एग्जांपल्स का सपोर्ट करना है एंड दिस इज दी स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा बताया और लास्ट में हमें बताना है कि देखो अगेन वुमेन्स को पूरा अधिकार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने का और गवर्नमेंट को या डिफरेंट जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सपोर्ट करना है उनको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और दोस्तों ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपने आंसर्स को लिखते रहना है और हमारे साथ शेयर कर सकते हो आप अपने आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वी विल रिव्यू आंसर और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।